नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज हम आगे करने वाले पढ़ाई अपनी पॉलिटी की। सेंटर स्टेट रिलेशन हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर है, बहुत ही समझने में मुश्किल भी लगता है, लेकिन मैंने जहाँ तक कोशिश हो सकी उतनी कोशिश की है कि मैं इस चैप्टर को जितना ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड तुम्हारे लिए बना सकूँ, उतना मैंने बनाने की कोशिश की है। और अब पढ़ेंगे हम आगे का हिसाब किताब। तो कहाँ तक पढ़ चुके थे हम? 2 दिन क्लास नहीं ले पाया था मैं, बिजली और आंधी तूफान की वजह से। ये झपझप कर रहा है थोड़ा सा कैमरा, ये लाइट में फ्लिकरिंग हो रही है, उस वजह से कर रहा है, तो इस पर ध्यान मत देना, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देने की जरूरत नहीं है ध्यान। ट्रेंड इन द सेंटर स्टेट रिलेशन ये पढ़ेंगे आज। अब ये पढ़ने से पहले, ये ट्रेंड पढ़ने से पहले इसमें क्या पढ़ने वाले उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें। समझ लो भाई, देखो, सेंटर स्टेट रिलेशन हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, और अभी तक ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि सेंटर का और स्टेट का रिलेशन हमेशा सही नहीं रहता। लड़ाइयाँ होती रहती हैं इनके बीच में, सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है। एक दूसरे से चिड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भारत में ज़्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में इतनी पावर है नहीं। अब स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई जब हमारी भी सरकार चुन के आई है, जब हमारे भी वोट पड़ते हैं, मुख्यमंत्री हमारा भी चुना जाता है, उधर प्रधानमंत्री भी चुना जाता है, वही भारत के लोग चुनते हैं, तो हमको अपने स्टेट वाली जमीन पे हमको उतना अधिकार क्यों नहीं जितना प्रधानमंत्री को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को है? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी चीज़ों में टांग क्यों लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बातों में टांग क्यों लगाती है? क्यों ज़्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, हमारे पास कम पैसा आता है? ये सब अन्याय भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो इन बातों पे लेके जो है लड़ाई होती रहती है, और दो स्टेट आपस में भी लड़ती रहती है। किस बात को लेके? कभी पानी की बात को लेके, कभी उनकी जमीनों की बात को लेके कि ये जमीन तो मेरी है, ये जमीन तेरी है, ऐसे लड़ते रहते हैं। तो ये रिलेशन में सब कुछ चीजें होती है, ये बड़ी परेशानियां खड़ी करती है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं जो इनके रिलेशन को परेशान कर रही है, क्योंकि अगर रिलेशन अच्छे चलेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को। आपके मेरे बीच में अगर रिलेशन ठीक है, अगर मान लो कोई पति पत्नी है, उनके बीच में रिलेशन ठीक है, तो दुनिया को नहीं पता चलेगा। लेकिन रिलेशन खराब होंगे तभी दुनिया को पता चलेगा, और तभी फैसले के लिए 5 आदमी बुलाए जाएंगे कि भाई ये फिटका चल रहा है तो आप कुछ फैसला करो। तो जो ये ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले कुछ कमीशंस के बारे में, कुछ कमेटीज के बारे में, कुछ रेजोल्यूशंस के बारे में। अब ये कमीशन, कमेटी, रेजोल्यूशन क्या होती है? एकदम कोई निद्रा से उठ के आया उसको मैं समझा देता हूँ। कमीशन कुछ नहीं होता। कमीशन एक अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, कुछ नहीं है। 2-4 आदमियों को पकड़ के लाया जाता है, वो जो जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं उनको लाया जाता है, और उनको बोला जाता है कि भाई तुमको ये काम करना है, तुम है ना ये जांच करो, यानी सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे खराब हो रहे हैं, कौन कौन सी चीजें इनको खराब करती है, संविधान के कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जिनको हम देख सकते हैं इनको सही करने के लिए, तुम इनको देखो, जांच करो, एक बढ़िया सी रिपोर्ट बनाओ, एक बढ़िया एकदम मस्त, है ना, लिख लुका के रिपोर्ट बनाओ। ये कमीशन वालों को काम दिया जाता है। कमीशन वाले कुछ नहीं होते, कभी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को पकड़ लिया जाता है, कभी हाई कोर्ट के जजों को पकड़ लिया जाता है, कभी किसी मंत्री को पकड़ लेते हैं सरकार में से, कभी किसी एमएलए को पकड़ लेते हैं, कभी किसी मुख्यमंत्री को पकड़ लेते हैं, ऐसे किसी को पकड़ लेते हैं वो, और उससे कमीशन का हेड बना के और फिर वो बोलते हैं कि रिपोर्ट दो भाई। तो ये सिस्टम होता है। तो बहुत सारे ऐसे कमीशन भी बनाए गए, बहुत सारे ऐसी कमेटी बनाई गई, बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन पास किए गए। रेजोल्यूशन मतलब स्टेट वाले भी कभी खुद ही खुद के पास कर देते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन प्रस्ताव को बोलते हैं। उसमें लिख देते, प्रस्ताव भी कुछ नहीं होता, बस एक कागज का पन्ना है, उसमें लिख दिया कि भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा टांग नहीं लगानी चाहिए, वो फालतू की बातें लिख के और उसको पास कर दिया। हुआ कुछ नहीं उससे, होना जाना कुछ नहीं उससे। ना ही तो कमीशन की रिपोर्ट से कुछ होता है, ना ही कमेटी की रिपोर्ट से कुछ होता है, ना ही कोई रेजोल्यूशन स्टेट पास करते हैं उससे कुछ होता है। होगा तब तक नहीं जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में संविधान संशोधन करके जो भी अगर संविधान का प्रोविजन है उसको बदले ना, और स्टेट को ज्यादा पावर नहीं दे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये रेजोल्यूशन ऐसे ही बनते रहते हैं। तो बहुत सारी कमीशन बनाए गए, उन्होंने बहुत टाइम तक काम भी किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी पेश की कि भाई सेंटर स्टेट रिलेशन में देखो संविधान के ये प्रोविजन जो है, अब जैसे हम पढ़ेंगे आगे, ये प्रोविजन जो है परेशानी खड़ी करते हैं, तो आप इनको बदलो, सेंटर को ज्यादा पावर दो, ये दो वो दो। बहुत सारे उसने सुझाव दिए। सुझाव किस लिए दिए? ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट, समस्या कहाँ पे आ रही? समस्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो बहुत पावर है भाई, बहुत पावर है। जैसे यहाँ पे अभी समझो तो मोदी सरकार के पास बहुत पावर है, उससे पहले मनमोहन सरकार के पास बहुत पावर था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं है। और ये हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है ऐसा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट नीचे रहेगी हमेशा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को इसी बात का तो गुस्सा है कि भाई मुझे इससे नीचे क्यों रखा है? मैं भी तोप सिंह बनना चाहता हूँ, मैं भी ऊपर आना चाहता हूँ, मेरे को भी ऊपर आने दो। उसको ऊपर नहीं आने दे रहे, संविधान में लिखा हुआ है। तो वो कमीशन ऐसी रिपोर्ट देते रहते हैं कि भाई इसको भी थोड़ा सा दो, गवर्नर को भी देखो। हमने गवर्नर का भी पढ़ के आए थे, हमें ना बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने कि गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट उससे परेशान रहती है कि भाई गवर्नमेंट, गवर्नर को तुम क्यों अपॉइंट कर रहे हो? हम गवर्नर हमारा स्टेट का हेड है, तो आप क्यों अपॉइंट करके भेज रहे हो? ये आपकी सुनता है फिर। यानी गवर्नर जो है, बहुत बड़ी समस्या ये भारत की ये है। अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट इसकी कंप्लेंट करती है कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, वो सेंट्रल सरकार का एजेंट है, वो प्रधानमंत्री उनके मंत्रियों की उनकी बात सुनता है, राष्ट्रपति की बात सुनता है, हमारी तो बात ही नहीं सुनता है वो। तो ये बड़ी समस्याएं चलती रहती है। तो इन समस्याओं से समाधान कैसे पाया जाए, कैसे इनके सेंटर के स्टेट को रिलेशन को सुधारा जाए, इसके ऊपर बहुत सारी ये चीजें बनाई गई थी। ये क्यों बनाई गई? इसलिए क्योंकि सेंटर के स्टेट के रिलेशन सही रहेंगे, क्योंकि भारत में स्टेट आता है, भारत में सेंटर आता है, दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, यानी भारत ही भारत के लोगों से लड़ रहे हैं, तो फिर हमारे देश का डेवलपमेंट थोड़ी हो पाएगा, हमारे देश का विकास थोड़ी हो पाएगा। तो अगर हमें हमें इस देश का विकास करना है, हमें इस देश को डेवलप करना है, तो हमें उनके रिलेशन अच्छे रखने होंगे ताकि वो साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम कर सके। एक तो होता है फेडरलिज्म, जिसको बोलते हैं संघवाद, नॉर्मल फेडरलिज्म। एक होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। तो हमें ओनली फेडरलिज्म की तरफ नहीं रहना है, हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ जाना है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, फेडरलिज्म का तो मतलब ये है कि फेडरलिज्म का मतलब ये हो गया
कि एक तो स्टेट पे गवर्नमेंट बनेगी, एक सेंटर पे बनेगी। ये तो नॉर्मल फेडरलिज्म हो गया बोलने का। लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये हो गया कि सब ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके साथ में काम करेगी, बिना टकराव के, बिना लड़ाई के काम करेगी, और उससे हमारे देश का विकास होगा। ऐसा सिस्टम है ना। तो अभी हम आज ये सारा मैं जो बताया ना बैकग्राउंड, इसलिए बताया कि वही रिपोर्ट, वही कमीशन कमेटी, उनकी रिपोर्ट, किस कमीशन ने क्या बोला, किस कमेटी ने क्या बोला, किस रिपोर्ट में क्या लिखा गया था, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है। अगर बैकग्राउंड तुम्हें समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा कि आगे हमारे सामने क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। टिल 1967, 1967 तक क्या हो रहा था देखो। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। दो दुकान है, दो दुकान है। एक तुम्हारी दुकान है, जैसे मान लो, मैं बोर्ड पे समझाऊं तो ठीक रहेगा। दुकान है, दुकान। तुम बोलोगे पॉलिटिक डाटा पे दुकान पे कैसे आ गया, तुम, मैं भी बताता हूँ तुमको कैसे आ गया मैं। लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू कि मैं पॉलिटिक पढ़ाता पढ़ाता दुकानों पे कैसे आ गया। ये गली है, ठीक है, ये एक गली है ना, इसमें दो दुकान है, दो दुकान है। ये एक दुकान और ये दूसरी दुकान, ठीक है। दोनों ही दुकान जो है सेम चीज बेचती है, सेम चीज, सेम चीज बेचती है। ये है ए नाम के आदमी की दुकान, ये है बी नाम के आदमी की दुकान। दोनों अलग अलग है ना। ये कहीं और से आया हुआ है, ये कहीं और से आया हुआ है। सेम चीज बेचते दोनों, सेम चीज। अब ग्राहक जो है वो मान लो इसके पास ज्यादा आते हैं, इसके पास इतने नहीं आते। तो ये इससे जलेगा या नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा। क्यों? क्योंकि ग्राहक इसके पास आ रहे हैं, इसके पास नहीं आ रहे। इसके पास भी आने चाहिए ना, ए के पास भी आने चाहिए, ए के पास नहीं आ रहे। सेम चीज बेच रहे दोनों, सेम किराया दे रहे दुकान का, लेकिन इसके पास ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं, इसके पास नहीं आ रहे। तो ये जलेगा, ए इससे जलेगा, और इसको परेशान करने के लिए जो भी करना चाहेगा वो करेगा। क्योंकि जो आदमी जलता है फिर वही प्लान बनाता है, और प्लान बनाता है और वही फिर कुछ ना कुछ गेम खेलता है। तो ए बी का ये काम कब हो रहा है? जब इनकी अलग अलग आदमी है और इनकी सेम दुकान है, और उसके बावजूद भी बी के पास ज्यादा आदमी आ रहे, ए के पास ज्यादा आदमी नहीं आ रहे। अब वापस से मैं बोलता हूँ, ये ए बी फिर से आ गए, और ये फिर से दुकान है ए बी। अभी भी वही काम हो रहा है भाई, बी की दुकान पे ज्यादा आदमी आ रहे हैं, इसकी दुकान पे कम आ रहे हैं थोड़े बी से। लेकिन अब ये इससे जल रहा नहीं, ये इससे लड़ाई नहीं कर रहा। क्यों? कि भाई इतनी देर में क्या हो गया? क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि बी जो है वो ए का बाप ही है, और एट लास्ट इन दोनों का प्रॉफिट जो है वो घर पे ही जाना है, दोनों को मिलना है ना, यानी ये घर पे इनके खुद का फैमिली का प्रॉफिट है, ये दोनों दुकानें एक ही परिवार की है। इसका बाप बैठता है बी पे, और ए पे बैठता है बेटा, या फिर ए पे बाप बैठता है, बी पे बेटा बैठता है, जो मान लो। तो अब लड़ाई होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सेम फैमिली के हो गए ना भाई साहब, सेम फैमिली के हो गए तो लड़ाई नहीं होगी। वही बात यहां बोल रहा है कि 1962 तक, टू था सेवन था, जो भी मान लो 1960s में सेवन था या टू था, वो देख लेंगे। सेंटर में यानी केंद्र सरकार में और अधिकतर स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी, वो थी कांग्रेस। यानी भाई सेंटर में भी कांग्रेस के लोग बैठे हैं, और स्टेट में भी कांग्रेस के लोग बैठे हैं। अब एक ही पार्टी उसी तरीके से, जैसे ये एक फैमिली वाले लोग नहीं लड़ते, जब दोनों कंपटीशन में हो फिर भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि भाई एट लास्ट सारा का सारा प्रॉफिट, सारा का सारा फायदा तो वहीं जाना है ना, उस घर में ही। तो वैसे अगर सेंटर में स्टेट में दोनों में कांग्रेस की पार्टी सरकार होगी तो ये लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि सारा का सारा फायदा या फिर सरकार का जो फायदा है वो जाना तो कांग्रेस पार्टी को ही है ना, इसलिए लड़ते नहीं थे। अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कांग्रेस हारने लगी। 1967 की बात थी। 1967 के बाद में कांग्रेस हारने लगी स्टेट्स में, राज्यों में, और राज्यों में और दूसरे पार्टियों की भी सरकार बनने लगी। देश आजाद हुआ था तो उसका कांग्रेस का थोड़ा सा इंप्रेशन था, वो इंप्रेशन खत्म होने लग गया। अब तो 67 के बाद में और पार्टियों की सरकारें भी स्टेट में बनने लगी। अब सेंटर में तो कांग्रेस बैठी है, सेंटर में अभी भी कोई इतनी मजबूत पार्टी नहीं बनी जो कांग्रेस को टक्कर दे सके, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ना दूसरी पार्टियां बैठने लगी। अब टकराव होगा। अब ये पहले तो क्या होता था, स्टेट में कांग्रेस है, सेंटर में कांग्रेस है। सेंटर में जो कांग्रेस में प्रधानमंत्री, उसने कोई ऑर्डर दिया तो सब मान लेते थे। क्यों? क्योंकि वो सब कांग्रेस के ही हैं। अगर नहीं मानेंगे तो प्रधानमंत्री उस मुख्यमंत्री को हटा के और किसी और को बैठा देंगे, क्योंकि पार्टी तो उनकी है। लेकिन अब भैया जैसे ही स्टेट में दूसरी पार्टियों की गवर्नमेंट आई, अब इनको ऑर्डर आता ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से, इनको अच्छा नहीं लगता भाई, ये सेंटर वाले क्यों हम पे ऑर्डर चला रहे हैं? कौन है ये? प्रधानमंत्री अपनी जगह प्रधानमंत्री, मैं भी तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं उसकी पार्टी का थोड़ी हूँ, उससे नीचा थोड़ी हूँ, वो मेरे को ऑर्डर कैसे दे रहा है? तो ये समस्या टेंशन, धीरे धीरे टेंशन नहीं होती कि किसी का ऑर्डर नहीं मानना फिर भी मानना पड़ता है, तो अंदर ही अंदर उसके उसके खिलाफ ऐसे कभी मौका मिलने दे, कभी मौका मिलने दे, ऐसा नहीं होता क्या? वही वाली फीलिंग, वही वाली फीलिंग बता रहा हूँ तुमको मैं यार। वही क्या पॉलिटी, कुछ पॉलिटी नहीं, नॉर्मल लाइफ में जो होता है ना हमारे, वही होता है। तुमको भी लगता होगा कभी कभी कोई ऐसा, मतलब तुमको ऑर्डर दे रहा, तुम उसके सामने बोल नहीं सकते, उनको चीज वो चीज माननी भी है, वो काम करना भी है, लेकिन तुम करना भी नहीं चाहते, तो अंदर ही अंदर जो टाइम आने दे, टाइम आने दे, वो करते हो ना, वही वही ये सोच रहे हैं स्टेट वाले की टाइम आने दे, लेकिन टाइम आ रहा नहीं साला। द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड इन 9 स्टेट एंड इट्स पोजीशन एट सेंटर बिकम वीक। और 9 स्टेट में तो 1967 के बाद में कांग्रेस पार्टी हार गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उसकी पोजीशन जो है वो खराब हो गई। मतलब इतने इतने वोट नहीं मिल रहे थे, वो जो उसका बुखार था कांग्रेस का वो उतर उतर रहा था लोगों के सिर पे से।
This changed political scenario, heralded a new era of center-state relation. The non-Congress government in the state opposed the increasing centralization and the intervention of the central government. तो जहां जहां पे जिन जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वहां के स्टेट्स ने मना करना स्टार्ट कर दिया, भाई क्या है ये सेंट्रलाइजेशन, इतना क्यों कर रहे हो तुम, सेंट्रल गवर्नमेंट इतने अपनी क्यों चलाती है, हमारी क्यों नहीं सुनती है, ऑर्डर किस बात का दे रहे हो हमको, हम नहीं मानेंगे तुम्हारे ऑर्डर, ऐसे कराओ, ऐसे बोलने लग गए थे स्टेट गवर्नमेंट वाले. They raised the issue of state autonomy and demanded more power and financial resources to the state. वो बोले भाई साहब स्टेट में भी सरकार बनी हुई है ना, बकवास मत करो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चुन के बनाई है, हमको भी चुन के बनाया गया, तुम्हारे ऑर्डर मानने के लिए नहीं बने हम, तुम्हारे ऑर्डर मानने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया मेरे को, तो भाई मैं मेरा काम अपने हिसाब से करूंगा, मेरा टांग मत लगाओ, पहले तो ये बोला उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से. और दूसरी बात बोली वैसा पैसा हमको भी दे दो, सारे टैक्स के तुम्हारे पास जाते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा देना स्टार्ट करो, हमारे भी खर्चे हैं, हमारे भी बाल बच्चे बालक पालने हमको भी है ना, तो पुल बनाना हमको भी, वो गिर जाएगा बात अलग बाद में, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा भेजो और ज्यादा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट से दो डिमांड रखी कि भाई हमारे टांग लगाना बंद कर दो एक तो, और दूसरा हमको पैसा और चाहिए, पैसा दो. अब ये क्योंकि टेंशन स्टार्ट हो गई, पहले टेंशन नहीं थी तो कोई कमीशन भी नहीं था, मतलब कभी इंक्वायरी कमीशन, जांच कमीशन, कोई ऐसे 5-4 आदमी को बुला के तुमको एक कमीशन बनाना है, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, उनको चाय समोसे का खर्चा भी देना पड़ेगा, क्यों दोगे भाई, जब तक कोई टेंशन ही नहीं होगी, जब तक कोई जरूरत ही नहीं होगी तब तक नहीं दोगे ना. लेकिन अब 1967 के बाद में जब कांग्रेस की सरकारें बनना बंद हुई स्टेट में, तभी तो टेंशन स्टार्ट हुई, और टेंशन स्टार्ट हुई तो भाई उस टेंशन का इलाज क्या, उसी के लिए फिर उन महान आदमियों को बुला के उनके नाम से कमीशन बनाएंगे, उनको बोला कि भाई देखो ये गड़बड़ हो रही है, ये स्टेट वाले थोड़े से अलग सुर आ गए, इनके थोड़े से रुतबा आ गया इनमें, तो देखो क्या चक्कर है, किधर समस्या है जाके देखो. तो अभी हम वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो टेंशन के एरिया थे, कौन कौन सी वो समस्याएं थी जिनकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्रिम ब्रिम बुम होने की तैयारी हो रही थी. क्या क्या था देखो. द इश्यूज विच क्रिएटेड टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट आर. कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे मित्रों जिन मुद्दों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूं तुमको बाप याद आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलूं बेटा याद आना चाहिए, प्रेसिडेंट बोलूं दादाजी याद आने चाहिए, ऐसे याद आने चाहिए, थोड़ा हेरारकी वाइज है ना. तो एक तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर, इस पे एक बहुत बड़ा समस्या थी. क्यों थी ये मैं बहुत बार समझा चुका हूं, एक बार और समझाता हूं जल्दी से मैं, कि ये स्टेट गवर्नमेंट है ना, इसका कोई भी कानून बनना होगा ना, कोई भी कानून पास करेगी और उसको कोई भी बिल पास करेगी, उसको कानून बनना होगा ना, तो उसको जरूरी किसकी है, गवर्नर के साइन की जरूरी है ना, गवर्नर के साइन की जरूरी है. अगर गवर्नर साइन नहीं करेगा तो वो कानून नहीं बन सकता. यानी स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी कानून बनाना होगा, राज्य सरकार को कोई भी कानून बनाना होगा, गवर्नर के साइन करवाने ही पड़ेंगे. लेकिन कई बार क्या होता है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं दादाजी, यानी कि ये प्रेसिडेंट साहब है ना, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब. तो कई बार क्या होता है, गवर्नर या तो इस पे साइन ही नहीं करता, खुद के पास रख के रखता है उस बिल को, साइन ही नहीं करता, और साइन नहीं करेगा तब तक कानून नहीं बनेगा, या फिर प्रेसिडेंट को भेज देता है कि भाई प्रेसिडेंट साहब आप देखो ये स्टेट वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. अब इससे क्या होता है, स्टेट वालों की पावर गई ना भाई, इनको तो कानून बनाना था, यहाँ पे तो मुख्यमंत्री चुन के आया था ना, उसने तो अपनी रैली में बोला होगा कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे. अब ये कर देंगे वो कर देंगे बोल के तो करवा नहीं सकते, सरकार में कुछ भी करना होता है उसके लिए कानून बनाना पड़ता है. अब मान लो इस स्टेट में, इस राज्य में उस पार्टी की सरकार नहीं है जिस पार्टी की सरकार सेंटर में है ना. अब जो प्रेसिडेंट जो भी काम करता है वो किसके हिसाब से करता है, प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से करता है, वो बोलते वैसे करता है प्रेसिडेंट है ना, बोलते चल चलेगा बैठेगा है ना, ये काम होता है प्रेसिडेंट का. अब मान लो इधर, तो मान लो स्टेट में तो पार्टी है कांग्रेस की, इधर पार्टी है बीजेपी की, या फिर यहाँ पे स्टेट में पार्टी है बीजेपी की और सेंटर में पार्टी है कांग्रेस की. तो भाई फिर ये क्या करेंगे, टांग लगाएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते ना दूसरी पार्टी अपने काम सही से कर दे, और दूसरी पार्टी अपने काम सही से कर दे, या फिर ये जो काम करना चाहते हैं उसके बीच में टांग लगा दे वो ना, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में तो अलग अलग टकराव होता ही रहता है ना. तो फिर वो क्या करेंगे, इनके कानूनों को रोकने की कोशिश करेंगे. जैसे फार्म बिल आया था, फार्म बिल है ना, फार्म बिल आए थे जब तीन जो किसान कानून आए थे, वो किसने पास किए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए थे. कई स्टेट गवर्नमेट ने उसके खिलाफ कानून पास किए थे है ना, और अपने अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा मतलब अलग सलग कानून पास करके गवर्नर को भेजा था साइन करने के लिए. बहुत सारे स्टेट में ये हुआ था, गवर्नर ने साइन ही नहीं किया, उसको अपने पास ही रखा या फिर प्रेसिडेंट को भेज दिया. तो इससे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जो अपने हिसाब से करना चाहता है नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस गवर्नर को ये प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है. और समस्या ये है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करने के बाद कभी भी हटा सकता है. यानी गवर्नर जो है, ये गवर्नर जो बैठा है, जो स्टेट का हेड बन रहा है, राज्य का हेड बन रहा है, उसको कितने दिन की नौकरी है उसकी, उसको खुद को नहीं पता, उसको कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकता है. तो भाई इस पे भी दबाव हो गया ना, इस गवर्नर पे भी तो दबाव हो गया. अगर मान लो ये चाहे भी स्टेट गवर्नमेंट की मदद करना तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने प्रेसिडेंट का कुछ भी कहा हुआ नहीं माना, प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी, तो ये कभी भी मेरे को हटा देगा और मेरी नौकरी जाती रहेगी 2 मिनट में. तो फिर भाई ये वैसे ही करता है जो प्रेसिडेंट बोले, गवर्नर वही करता है जो प्रेसिडेंट बोले, और प्रेसिडेंट वही करता है जो भाई साहब प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले. अब देखो, तो मतलब लेने की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है किसके थ्रू, गवर्नर के थ्रू.
तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट वाले हमेशा इस बात से नाराज रहते हैं कि ये गवर्नर आप कैसे अपॉइंट करते हो, और जैसे भी अपॉइंट करते हो इसको कम से कम 5 साल का इसका जो टेन्योर है, इसका जो कार्यकाल है उसको 5 साल पे फिक्स तो करो, ताकि ये दबाव में तो नहीं रहा, दबाव तो नहीं रहे प्रेसिडेंट से कि प्रेसिडेंट की बात नहीं मानूंगा, प्रेसिडेंट मेरे को हटा देगा मन में आएगी तब, क्योंकि इसका कार्यकाल भी फिक्स नहीं है और इसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है। तो इस बात से इनकी समस्या है। तो एक है डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टीशन रोल ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर से तो बहुत समस्या है भाई स्टेट गवर्नमेंट को। और डिस्क्रिमिनेटरी पार्टीशन रोल मैंने बता ही दिया कि कई बार क्या होता है, वो प्रेसिडेंट को भेज देता है बिल को, बिल पे साइन नहीं करता है, ये वो नहीं करता है ना। अच्छा, इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल फॉर पार्टीशन इंटरेस्ट, तो बोला कि साहब राष्ट्रपति शासन आप लगा देते हो हमारी स्टेट में, है ना, आर्टिकल 356 आपने पढ़ा था, 356 पढ़ा था, तो बोलते इसमें आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो। चलो कोई काम से लगाओ तो ठीक है, कि मान लो हमारी स्टेट में दंगा हो रहा है या हमारी स्टेट में ऐसी गवर्नमेंट बन गई जो भारत के टुकड़े करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, तब लगाओ, तब तो ठीक है। लेकिन अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए आप राष्ट्रपति शासन लगा के हमारी स्टेट गवर्नमेंट को निरस्त कर देते हो। एक बार क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ था पता है, कांग्रेस की गवर्नमेंट पहले हार गई थी सेंटर में, है ना, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट हार गई थी, फिर वापस जीत के आई। जब वो वापस जीत के आई ना कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में, तो जितनी भी स्टेट में कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी की सरकार थी, जितने भी राज्यों में कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी की सरकार थी, उन सभी सरकारों को बर्खास्त करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। वहां पे कुछ नहीं हुआ था, उन स्टेट में कुछ नहीं हुआ था, मतलब कोई दंगा नहीं हुआ, कोई संविधान के खिलाफ काम नहीं हुआ, सब मस्त चल रहा था। लेकिन बस क्योंकि सेंटर में कांग्रेस थी और स्टेट में कांग्रेस नहीं थी, तो बोला कि भाई अब सेंटर में हम आ गए तो हम इन पे प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे और इनकी सरकार को हटाएंगे। क्यों? क्या कि उनकी खुद की पार्टी को फायदा हो जाए। तो इसको बोलते हैं पार्टीशन इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? पार्टीशन इंटरेस्ट, यानी भाई खुद के फायदे के लिए तुम कर रहे हो। ये 356 जो दिया गया है आर्टिकल किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाने का, ये तुम्हारे किसी पार्टी के फायदे के लिए नहीं दिया गया, ये दिया गया देश के फायदे के लिए, ये दिया गया राष्ट्र के फायदे के लिए, ये दिया गया संविधान के लिए। लेकिन तुम अपने हिसाब से लगा रहे हो तो ये गलत है, इससे भी स्टेट गवर्नमेंट को बड़ी समस्या है। तो उन्होंने बोला इसके ऊपर भी कोई कानून बनाओ कि 356 कब लगेगा कब नहीं लगेगा। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब वही बात कि पहले क्या होता था, अभी तो मान लो फिर भी थोड़ा कम हो गया है, बहुत कम हो गया आजकल तो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो ऑटोनॉमी का जो सिस्टम था वो बैठ रहा है धीरे धीरे। पहले क्या होता था, जब मन में आती तब सेंट्रल फोर्सेस को केंद्रीय बलों को केंद्र सरकार स्टेट में लगा देती थी, है ना। जैसे सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये किसके अंडर आती है? ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंडर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गृह मंत्रालय है उसके नीचे आती है। और स्टेट की खुद की पुलिस फोर्स होती है। अब स्टेट की पुलिस फोर्स तो स्टेट के अंदर आती है। जैसे मान लो राजस्थान है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है, भाई मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा यार, मैं तुमको इतना समझाना चाहता हूँ ना कि तुम्हारे खोपड़े में बैठ जाए, लेकिन टाइम लगता है इस बात में। मैं एक पैराग्राफ में मुझे एक क्लास खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। राजस्थान है, राजस्थान, राजस्थान है, राजस्थान में पुलिस है भाई साहब, इसको बोलते हैं राज पुलिस, आरपी लिखा हुआ था ना, आरपी राजस्थान पुलिस। और एक है सीएपीएफ। अब जो राजस्थान पुलिस है वो तो राजस्थान के होम मिनिस्टर के अंदर आएगी, है ना, होम मिनिस्टर राजस्थान का। और ये राजस्थान का होम मिनिस्टर खुद किसके नीचे आएगा? ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के सीएम के द्वारा। राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होगा वो होम मिनिस्टर को ऑर्डर देगा, होम मिनिस्टर का ऑर्डर मानेगी पुलिस, और पुलिस पे फिर कंट्रोल एटलीस्ट किसका होगा? सीएम का होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे मान लो। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का कंट्रोल होता है होम मिनिस्ट्री के पास में, लेकिन ये होम मिनिस्ट्री सेंटर वाली है। और सेंटर का होम मिनिस्टर किसकी बात मानेगा? प्राइम मिनिस्टर की। अब पहले क्या होता था कि ये राजस्थान पुलिस तो चाहे ना अगर अपनी मर्जी से कहीं भी अपनी पुलिस को भेजना तो नहीं भेज सकती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि जब ये चाहे तब अपनी पुलिस फोर्स को या फिर किसी भी आर्म्ड फोर्स को, और भी आर्म्ड फोर्स होती है, बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हो गई, आर्मी हो गई, है ना, इनको जब चाहे तब केंद्र सरकार किसी भी राज्य में पोस्ट करा सकती है, किसी भी राज्य में लगा सकती है उनको। तो इससे क्या होता है कि केंद्र सरकार उस राज्य के हालातों को, सारी चीजों को कंट्रोल कर पाए। कोई दंगा हो जाए, कोई और कुछ हो जाए तो उसको कंट्रोल कर पाए। लेकिन दंगे में और किसी समस्या में काम में लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसी के लिए तो बनी हुई है। लेकिन हो रहा क्या था कि साहब ये नेता लोग जो है वो अपने हिसाब से अपने विरोधियों को दबाने के लिए अपनी उस फोर्स को काम में लेने लगे थे, उन बल को काम में लेने लगे थे। तो इस चीज से जो है बहुत ज्यादा समस्या थी किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। अच्छा जी। रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मैंने अभी बताया ना कि गवर्नर के पास में जाता है स्टेट का बिल कानून बनने के लिए, और वो प्रेसिडेंट को भेज देता है कि भाई आप देखो ये स्टेट वाले कुछ कर रहे हैं। तो इससे स्टेट वाले बड़े समस्या में। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट को बिल चला जाता है ना, फिर सबके हाथ से चला जाता है भाई वो, फिर वो गया, जैसे बोलते हैं ना, गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार भैंस पानी में घुस गई ना भाई साहब, तो फिर वो कब निकलेगी नहीं बता सकते, बहुत बहुत मुश्किल है फिर उसको निकालना। तो एक बार जब बिल चला गया प्रेसिडेंट के पास में, तो कब वापस साइन होकर आएगा कुछ नहीं पता, होएगा भी नहीं होगा कुछ नहीं पता। तो इससे भी स्टेट वाले को समस्या है कि भाई तुम गवर्नर तुमने बिठाया, गवर्नर को बोलो ना ये करे साइन, क्या प्रेसिडेंट के पास भेज देते हो? फिर हमारा तो कोई मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, प्रेसिडेंट तो बड़ा ऊंचा आदमी है। तो बोले ऐसा गलत है, ये मत करो।
6 नंबर का डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल अलोकेशन टू स्टेट। इसमें भी समस्या है इनकी। डिस्क्रिमिनेशन कैसे कि बोल रहे कि साहब हमारे को तो क्या क्या दिया टैक्स में, कुछ नहीं दिया, कटोरा दे दिया एक बस। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने सारे टैक्स जाते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, पता नहीं फलाना फलाना डिगना डिगना, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अरे भाई इतने सारे टैक्स उसके पास जा रहे हैं, इतने पैसे जा रहे हैं, हमारे पास क्या है? हमारे को दिया तो ले दे के एक प्रोफेशनल टैक्स दिया, उसमें भी 2500 रुपए ले सकते हैं एक साल के एक आदमी के पास। म्यूनसिपल टैक्सेस दिए, उसमें कोई देता नहीं है, कोई गांव पंचायत टैक्स लेती नहीं है। तो हम क्या करें भाई, हम क्या करें? इसलिए हमको भी जो है पैसा दो, पैसे की समस्या हर जगह रहती है। 7 नंबर का रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन द अप्रूविंग स्टेट प्रोजेक्ट। ये हट चुका है प्लानिंग कमीशन, पहले हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे बना था ये बड़ी टांग लगाता था, स्टेट गवर्नमेंट को दबाने में बहुत काम करता था। ये प्लानिंग करता था ये डेवलपमेंट के लिए, लेकिन सारा कंट्रोल इसने ले लिया था। और ये एक इनफॉर्मल और था, मतलब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ था। ना ही तो प्लानिंग कमीशन एक स्टेट्यूटरी बॉडी थी, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। अब ये दोनों क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि ये ऐसे बना दिया था और ये सब कुछ कंट्रोल करता था। तो उससे बड़े नाराज थे स्टेट वाले। अब तो ये हट गया, इसकी जगह आ गया नीति आयोग। 8 नंबर का है मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। इससे बड़ी समस्या मैंने ऑल इंडिया सर्विस का तो मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि स्टेट गवर्नमेंट इनसे क्यों परेशान रहती है, तुमको पता चल गया ऑल इंडिया सर्विस से भी परेशान है। और नहीं देखा तो पिछला लेक्चर जाके देखो भाई, सब कुछ मैं तो रिपीट करने वाला हूं नहीं। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अब ये तो आजकल हो गया, उस टाइम का जब ये लिखा हुआ, जब ये कमेटी बनी थी, इनको बताया गया था कि भाई इन चीज़ों पे तुम्हें जांच करनी है, तब उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब बता रहा है रेडियो और टेलीविजन। आज की डेट में कंट्रोल में किसी के नहीं भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो सोशल मीडिया आया उसके बाद में कोई कंट्रोल कुछ कर नहीं सकता इसको ना। तो पॉलिटिकल पर्पस के लिए अब की बार जितना यूट्यूब काम में लिया गया, तुमको पता है कई यूट्यूबर्स ने बहुत झूठ फैला फैला के कुछ बहुत कांड किए। तो वो तुमको सबको पता है, उनका नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, तो अपने आप समझदार हो। तो वो सोशल मीडिया जो है बहुत ज्यादा काम में लिया गया इलेक्शन को बदलने के लिए, और इससे बहुत फर्क भी पड़ा है। क्योंकि जो जनता सामने बैठी है ना, जो जनता सामने बैठी है व्हाट्सएप के, इसके यूट्यूब के, उनको नहीं पता कि सामने से जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। उनको थोड़ा सा ऐसे दिखा दो पीछे बैकग्राउंड चला के कि हाँ भाई ये सही बोल रहा होगा, ऐसे बस। क्योंकि हमारी भारत की जनता अधिकतर अनपढ़ है, या फिर अनपढ़ भी नहीं है तो उनको टेक्नोलॉजी का इतना ज्ञान नहीं है। कोई थोड़ा सा इंग्लिश में या थोड़े बैकग्राउंड में थोड़े डेटा वेटा दिखा के कुछ बोल देगा तो उसको मान लेते हैं वो कि हाँ यही सही होगा। क्रॉस चेक कोई नहीं करता जाके, सबसे बुरी बात यह है। तो उसको सीधा सीधा मान लोगे तो फिर वो कहीं से भी कुछ भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसीलिए वो चाहते थे, पहले क्या होता था, पहले टेलीविजन और रेडियो सिर्फ होता था। आजकल तो सोशल मीडिया तो हर कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, लेकिन पहले टेलीविजन और रेडियो होता था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता। तो एक बात बताओ, टेलीविजन और रेडियो, क्योंकि वहां पे रेडियो पहले लोग सभी लगा के रखते थे, मैंने भी देखा हुआ, ऐसे रखे थे, ऐसे सुनते रहते थे। तो उस टेलीविजन और रेडियो पे जो खबर आएगी वो किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे चुनावों को मैनिपुलेट कर सकती है, नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट नाराज रहती थी कि भाई तुम्हारे हाथ में रेडियो भी है, तुम्हारे हाथ में टेलीविजन भी है, तुम जो खबर चलाना चाहो, जिसे चलाना चाहो चला सकते हो, तुम अपने इलेक्शन को मैनिपुलेट करा सकते हो उसके द्वारा। तो भाई ये करना बंद करो, है ना? ये बोलना चाहते थे वो। पॉलिटिकल पर्पज के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम में मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी नहीं, सिर्फ सेंटर के पास थी। और स्टेट गवर्नमेंट चाहती नहीं थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले उस पर रेडियो पे या फिर टेलीविजन पे कोई ऐसी खबरें प्रकाशित करे जिससे कि उनको वोट नहीं मिले, सेंटर वालों को ज्यादा वोट मिल जाए। ये तो गलत बात होगी ना। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर। ये एक अलग ही सिस्टम चलता था पहले। मतलब जो चीफ मिनिस्टर होता था, राज्य का मुख्यमंत्री होता था, उसने कुछ भी नहीं मानी बात सेंटर की, तो उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया जाता। इंक्वायरी कमीशन मतलब 4-5 आदमियों को बिठा देते कि इसने ये भ्रष्टाचार किया, इसकी इंक्वायरी करो। अब उसको परेशान किया जाता बहुत ज्यादा। कमीशन बैठता है तो उसकी जांच होगी, बुलाएंगे, सबूत लेंगे, जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो भाई ये उन्होंने बोला ये बंद करो भाई, तुम सेंटर में बैठो, तुम्हारे पास पावर है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुख्यमंत्री तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तुम उसके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन लगा दोगे। ये सारे पहले हो रहे थे, पहले बहुत पहले की बात चली। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम वो सरकार थी ना कांग्रेस की, चारों तरफ कांग्रेस के पास खूब पावर था। उस टाइम पे ये काम किए जाते थे जिनसे स्टेट गवर्नमेंट बड़ी ही परेशान थी। शेयरिंग ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट एंड इंक्रोचमेंट बाय द सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट। एक तो बोला कि पैसा दे दो भाई हमको, और दूसरा भाई 3 लिस्ट संविधान ने दी है। एक पहली लिस्ट 1 दी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट 2 दी जिसको बोलते हैं हम स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 दी जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो भाई इनकी बात मानो ना, स्टेट लिस्ट में जो चीज दी हुई है उस पर स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए ना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वहां भी घुस जाती थी। हमने पढ़ा था कि राज्यसभा से अनुमति लेके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के किसी मुद्दे पे भी कानून बना सकती है, और बहुत बार बनाया, बहुत बार बनाया, बहुत बार बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो स्टेट गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया, भाई एक लिस्ट तो हमको मिली है ले दे के, ये स्टेट लिस्ट में हम बना सकते हैं, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट घुस रही है। कोई मतलब है क्या? क्या मतलब ये भाई? नहीं घुसना ना, नहीं घुसना, बंद करो, बंद करो इसको। तो ये सारे मुद्दे थे जिन पे भाई, जिनके ऊपर ये हम जो भी नीचे सारे कमीशन वमीशन पढ़ने वाले आगे वो बने थे। इन मुद्दों पे, यही मेन मुद्दे हैं जिन पे सेंटर में स्टेट में टकराव रहता है, लड़ाई रहती है। लड़ाई लड़ाई माफ करो, आगे वाला हम बोल नहीं सकता। द इश्यू इन सेंटर स्टेट रिलेशन हैव बीन अंडर कंसिडरेशन सिंस मिड 1960। 1960 के बीच में से, 1960 के बीच में से ये एक इश्यू बहुत कंसिडरेशन में रहा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कांग्रेस की सरकार हारने लगी थी स्टेट्स में, कांग्रेस कमजोर होने लग गई थी, और कांग्रेस का जो हवा था वो खत्म होने लग गया था। तो अब कांग्रेस क्या चाहती थी कि हम कंट्रोल करके रखें इनको, और हम कंट्रोल करके रखें
तो वो क्योंकि उधर दूसरी पार्टियों की सरकार बन गई, वो सुनते नहीं थे कांग्रेस को, वो क्यों सुनेंगे? वो भी जीत के आए हैं, तो वो सोचते भाई हम तो, हमारे को तो लोगों ने जिताया है, हम इनके ऑर्डर क्यों माने? हम तो हमारे लोगों के ऑर्डर मानेंगे, जो लोगों को हम बातें बोल के आए कि हम करेंगे वो करेंगे हम तो। उधर वो करने नहीं देते थे उनको, गवर्नर के थ्रू परेशान करते, अपनी जो स्टेट लिस्ट पे कानून बना के उससे परेशान करते, अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेज देते, जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठा देते। तो इन चीजों से वो परेशान थे, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई ये सही करो इसको, इन दिस डायरेक्शन द फॉलोइंग डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस। तो जब ज्यादा बढ़ गया, जब पानी सर से ऊपर चला गया मित्रों, तो फिर बनाया गया कमीशन। बहुत सारे कमीशन पढ़ने वाले हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ने वाले देख लेते हैं। एक तो पढ़ेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे राजमन्नार कमेटी, देखो ये किसी के नाम पे है ना, राजमन्नार इसका चेयरमैन था। उसके बाद हम पढ़ेंगे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, ये भी कोई रेजोल्यूशन था जो पास हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, वो देखेंगे हम। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, ये वेस्ट बंगाल की सरकार ने पास किया मेमोरेंडम। सरकारिया कमीशन, इसका आर एस सरकारिया नाम के जो ये थे इसके चेयरमैन, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा आर एस सरकारिया कमीशन। और उसके बाद में पंची कमीशन जो आएगा ना भाई साहब, ये सबसे बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके पंची कमीशन के लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे, इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन है, बहुत सारी। और पंची कमीशन पढ़ने के बाद में हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पर टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को समझाता हुआ चलूंगा। देखो मुझसे नहीं होता कि मैं इसको फिर तो ये किताब तो तुम ही पढ़ लोगे ना, किताब पढ़नी होगी तो तुम ही पढ़ लोगे ना, मेरी क्या जरूरत है, ये तो डाउनलोड भी हो जाती है, मिल भी जाती है। लिंक दिया हुआ अमेजोन में, खरीदना हो अमेजोन से तो अमेजोन का लिंक दिया किताब का मैंने, ये तुम ही पढ़ लोगे। समझाने का मतलब ये है ना कि तुम किताब खोल के बैठो और तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, तुमको समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है और इसका मतलब ये है, और फिर तुम पढ़ोगे, मजा आ जाएगा तुमको। एक बार ये रीडिंग मार लो मेरे साथ में, या फिर सुन लो मेरी बातों को, और उसके बाद में तुम पढ़ोगे, तुम्हारे को आनंद आ जाएगा जिंदगी का। तुम ऐसे किताब को 10-15 दिन में खत्म करके और साइड में रख दोगे कि भाई ये तो पढ़ा हुआ है सब कुछ। तो चलो भाई लोगों, आज की वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऊपर नंबर 1 लिखा रहा है, उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करना। 60% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं भाई, ऐसा मत करो प्लीज, करो यार सब्सक्राइब। उधर पूरी प्लेलिस्ट आई, सारी की सारी पॉलिटी की वीडियो मिल जाएगी, नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, दबा देना, बिल्कुल बिल्कुल दबा देना। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।